हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। और आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे प्रतिरोधकों के संयोजन या संयोजन में भी अपन केवल श्रेणी संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपन बिना कोई इधर उधर की बात करें टॉपिक पर आ जाते हैं सीधा सीधा। आज का जो टॉपिक रहेगा वो तो रहेगा श्रेणी संयोजन, लेकिन उससे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं प्रतिरोधकों के संयोजन की। प्रतिरोधकों के और कौन कौन से संयोजन होते हैं। तो अपने पास में प्रतिरोधकों के जो संयोजन है वो अपने पास में तीन प्रकार से हो सकते हैं मुख्य रूप से। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं, तो अपने पास में एक को तो अपन बोलते हैं श्रेणी संयोजन, दूसरा अपने पास में है समानांतर संयोजन, और तीसरा अपने पास में है मिश्रित संयोजन। तो अपने पास में इस प्रकार से प्रतिरोधकों के जो संयोजन है वो तीन है। आज की इस वीडियो में अपनी जो स्पेशली चर्चा है वो केवल श्रेणी संयोजन की है, लेकिन परिचय के रूप में अपन तीनों संयोजनों को एक बार देख लेते हैं। तो अपने पास में ये तीन संयोजन है। श्रेणी संयोजन को अपन बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, समानांतर संयोजन को अपन बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, एक मिश्रित संयोजन है जिसको अपन मिक्स कनेक्शन या कंबाइंड कनेक्शन बोलते हैं। तो कंबाइंड कनेक्शन या मिक्स कनेक्शन, तो अपने पास में ये दोनों हैं टॉपिक। इनकी दोनों की बिल्कुल वीडियो अलग से बनेगी, एक वीडियो समानांतर संयोजन की और एक वीडियो मिश्रित संयोजन की। मिश्रित संयोजन भी यदि अपन और चर्चा करें आगे तो ये भी अपने पास दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक को तो अपन बोलते हैं श्रेणी समांतर संयोजन और दूसरे को अपन बोलते हैं समांतर या समानांतर श्रेणी संयोजन। तो ऐसे अपने पास में इनके भी यहाँ पे 3 डिवीजन करें या 2 डिवीजन और हो गए। तो अपने पास में इनके दोनों के लिए अलग से दोनों की 2 वीडियो अलग से बनेंगी। आज जो अपन चर्चा करेंगे वो केवल और केवल श्रेणी संयोजन की करेंगे। तो सीधे अपने टॉपिक पे अपन ले लेते हैं। अब श्रेणी संयोजन क्या है, तो प्रतिरोधकों की अपन चर्चा कर चुके हैं। कई जगह अपन को ऐसी ज़रूरत रहेगी जहाँ एक से ज़्यादा प्रतिरोधकों को अपन को जोड़ने की आवश्यकता होती है। अब जब अपन उनको जोड़ेंगे या उनको कनेक्शन करेंगे उनके, तो उस कनेक्शन को ही जोड़ने को ही अपन क्या बोलते हैं, संयोजन। तो अपने पास में एक से ज़्यादा प्रतिरोधक यदि अपन को जोड़ने पड़े या उनका कनेक्शन करना पड़े या उनका संयोजन करना पड़े, या उनको अपन क्रम भी बोलते हैं कि भाई श्रेणी क्रम, समांतर क्रम या मिश्रित क्रम, तो उनको अपन कितनी तरीके से जोड़ सकते हैं, तो वो तो 3 तरीके हैं। लेकिन कब तो उनको श्रेणी में जोड़ते हैं, और कब उनको समानांतर में जोड़ते हैं, और कब उनको मिश्रित में जोड़ा जाता है। और जोड़ने पर अपने पास प्रतिरोध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, धारा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और वोल्टेज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चर्चाएं अपन करेंगे। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली अपने पास श्रेणी संयोजन, तो इसी को अपन श्रेणी संयोजन बोलते हैं, इसी को अपन सीरीज कनेक्शन या इसी को अपन बोलते हैं श्रृंखला। इसको अपन सीरीज श्रेणी क्रम भी इसी को बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम कोई अलग से नहीं है, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम है, वही अपन का सीरीज कनेक्शन है, या इसी को अपन बोलते हैं श्रृंखला संयोजन। सीरीज को अपन श्रृंखला। तो अब अपने पास में 4 नाम हैं कि भैया अपने को कोई सा भी एक नाम इनमें से आ सकता है। अपन जो निम्मी वाली भाषा की बात करते हैं तो निम्मी वाली भाषा में शुद्ध हिंदी आएगी और वहाँ पे अपने को श्रृंखला संयोजन, इंग्लिश में इसी को अपन बोलेंगे सीरीज कनेक्शन, या इसी को श्रेणी संयोजन, या इसी को श्रेणी क्रम। तो 4 शब्द हैं, चारों का अर्थ एक ही है, शब्द चारों अलग अलग है, तो इनमें कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन जो चर्चा करते हैं सबसे पहले परिभाषा या डेफिनेशन क्या होगी श्रेणी संयोजन, अपन किसको बोलेंगे। तो इसमें अपन जब दो या फिर 2 से अधिक हो, संयोजन या कनेक्शन कब होगा, जब कोई भी अपने पास प्रतिरोधक हो या कैपेसिटर या इंडक्टर, जब कम से कम वो अपने पास 2 होंगे तो उनको अपन कनेक्शन दे पाएंगे, उनको अपन जोड़ पाएंगे, उनको अपन कोई क्रम में दे पाएंगे। तो जब 2 या 2 से अधिक, तो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाए, कि प्रथम प्रतिरोधक का दूसरा सिरा
प्रथम प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से एवं दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से जोड़ा जाता है। तो ये हुई अपने पास में श्रृंखला क्रम की या श्रृंखला संयोजन की या श्रेणी क्रम की या सीरीज कनेक्शन की परिभाषा। तो परिभाषा को एक बार अपन वापस से रिपीट कर दें भाई, जब दो या दो से अधिक, तो जब दो मतलब कम से कम दो होंगे तो उनको अपन श्रेणी में या समानांतर में जोड़ पाएंगे। अब अकेला यदि एक रेजिस्टेंस है अपने पास में तो क्या उसका कोई कनेक्शन बन पाएगा? तो अकेले रेजिस्टेंस का कोई कनेक्शन नहीं होगा, या तो वो कम से कम दो होंगे या दो से अधिक। तो अपने पास में श्रेणी, समांतर और मिश्रित, तो ये ध्यान रखना कि श्रेणी और समांतर संयोजन की यदि अपन से यदि चर्चा करें, समांतर या इसी को अपन समानांतर या पैरेलल बोलते हैं, तो अपन को यहाँ कम से कम कितने प्रतिरोधक होने चाहिए? दो। तो दो प्रतिरोधक होंगे तब जाके तो उनको अपन या तो श्रेणी में जोड़ पाएंगे या उनको अपन समानांतर में जोड़ पाएंगे। लेकिन मिश्रित बनाने के लिए कम से कम कितने प्रतिरोधकों की आवश्यकता पड़ेगी? तीन प्रतिरोधक होंगे तो मिश्रित संयोजन या मिक्स कनेक्शन या कंबाइंड कनेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो श्रेणी की है, और श्रेणी में कम से कम प्रतिरोधक कितने होने चाहिए? दो। तो परिभाषा कह रही है कि जब दो या दो से अधिक, अब दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, वो दो की जगह 4 या 10 या 20, 100, 200 कितनी भी काउंटिंग अपन मान के चल सकते हैं, होने चाहिए दो से अधिक। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रथम प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, प्रथम प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, अपन मान लेते हैं कि भाई अपने पास में ये अपना प्रथम प्रतिरोधक है, ये अपना प्रथम प्रतिरोधक है, इसको अपन नाम दे देते हैं कि ये R1 है। अब इसका पहला सिरा और ये इसका दूसरा सिरा। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रथम प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के, अपन मान लेते हैं दूसरा प्रतिरोधक यहाँ है और इसको अपन नाम दे देते हैं R2। तो प्रथम प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से जुड़े। अब दूसरे प्रतिरोधक का ये तो पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, यदि इनको अपन जोड़ दें, इनको अपन जोड़ दें, आगे परिभाषा करिए कि भाई दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से जोड़ा जाए। अब अपने पास ये तीसरा प्रतिरोधक हो गया जिसको अपन नाम दे देते हैं R3, इसका ये पहला सिरा हो गया और इधर इसका दूसरा सिरा हो गया। तो ये इनके सिरे हो गए अपने पास, प्रथम प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से एवं दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से जोड़ दिया जाए। तो ये जो संयोजन बनेगा इस संयोजन को अपन बोलते हैं श्रेणी क्रम। अब अपने पास में यदि प्रतिरोधकों का संयोजन इस प्रकार से किया जाए तो इस संयोजन को अपन क्या बोलेंगे? श्रेणी संयोजन या श्रृंखला क्रम या श्रेणी क्रम या सीरीज कनेक्शन। अपन यदि बात करें तो इसकी दूसरी जो परिभाषा है, तो अपन दूसरी परिभाषा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें अपन लिख सकते हैं प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा या अपन विद्युत धारा बोल सकते हैं, धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है। तो अपने पास में दूसरी जो परिभाषा है वो अपनी ये भी बन सकती है। तो अपने पास में दूसरी परिभाषा क्या कह रही है?
प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन, एक अकेला प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन या ऐसा कनेक्शन जिसमें धारा के प्रवाह के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग होता है। अब यदि अपन यहाँ से कोई धारा यदि प्रवाहित कराएं तो क्या इसमें धारा के लिए अलग अलग मार्ग मिलेंगे? तो यहाँ से लेकर के यदि यहाँ तक अपन देखें संयोजन को, तो इसमें धारा के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग है। तो ऐसा संयोजन को भी अपन क्या बोलेंगे? श्रेणी संयोजन, या इसी को अपन श्रृंखला संयोजन। तो प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है, उस संयोजन को अपन श्रेणी संयोजन या श्रृंखला संयोजन बोलते हैं। अब अपने पास में यदि इनको कनेक्शन किया तो कहीं ना कहीं अपने पास में ये किसी न किसी परिपथ में लगेंगे, और परिपथ अपन पढ़ चुके हैं। परिपथ के लिए अपन के पास में घटक जो चाहिए वो एक तो अपन को स्रोत चाहिए, इसके अलावा एक फ्यूज कुंजी, तो अपन उन सबको जोड़ करके एक श्रेणी संयोजन का एक सर्किट अपन बना लेते हैं। तो ये अपने पास में फ्यूज हो गया, एक 12 वोल्ट की अपने पास बैटरी लग रही है, एक स्विच लग रहा है अपने पास में, इसको अपन स्विच भी बोलते हैं, या इसको अपन की भी बोलते हैं, या इसको अपन कुंजी भी बोलते हैं। तो अपने पास में ये सारे नाम इसी के हैं, तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, स्विच, की या कुंजी। तो अपने पास में कई बार अब निम्मी वाली भाषा वाली बात करेंगे तो अपन की का जो शुद्ध हिंदी होता है वो वहाँ शब्द आ सकता है कि की जगह या कुंजी की जगह क्या लिखा आ सकता है? चाबी। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास में सबसे पहले एक स्रोत है, स्रोत से जब धारा निकलेगी अपने पास तो ये आएगी फ्यूज के अंदर। फ्यूज होता है वो परिपथ की सुरक्षा युक्ति। फ्यूज से जो धारा निकल के आएगी वो स्विच में, स्विच जब अपन ऑन करेंगे तो धारा अपने पास यहाँ से आगे निकलेगी, और धारा निकलेगी तो वो सबसे पहले R1 में आएगी। R1 से धारा गुजर के किस में पहुँचेगी? R2 में। R2 से धारा गुजर के R3 में, और R3 से वापस धारा गुजर के कहाँ आ जाएगी? स्रोत में। तो परिपथ की परिभाषा यहाँ अपने पास पूर्ण हो जाती है। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया पूर्ण एवं बंद मार्ग क्या कहलाता है? परिपथ। अब इस परिपथ में अपन को, ये तो अपने पास हो गया परिपथ, लेकिन यहाँ अपन को परिपथ की चर्चा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, अपन को यहाँ पे कनेक्शन की या संयोजन की चर्चा करनी है। तो अब यहाँ संयोजन कौन सा है? तो यहाँ पे संयोजन बनता है कौन सा? श्रेणी। अब अपन कैसे कहें कि भाई यहाँ श्रेणी संयोजन बनता है? तो श्रेणी संयोजन की अपन ने परिभाषा पढ़ ली कि भाई ऐसा संयोजन जिसमें धारा के प्रवाह के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग होता है, केवल और केवल एक ही मार्ग होता है, तो उस संयोजन को अपन बोलते हैं श्रेणी संयोजन। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि भाई एक ही मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इसलिए अपन कह पा रहे हैं कि यहाँ पे जो संयोजन है वो श्रेणी है। अब श्रेणी संयोजन के अंदर क्या क्या खासियत होती हैं, कौन से घटक के मान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस टाइप से अपने मान, कौन कौन से मान एक समान होते हैं और कौन से मान अलग अलग होते हैं। तो अपने पास में सबसे पूर्ण जो बिंदु है अपने पास में, तो यहाँ पे कुछ बिंदु हैं, इनको अपन को नोट करके रखना है। तो सबसे पहला बिंदु अपने पास श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में, अब यहाँ 2 लग रहे होते हैं या अपन के पास 3 है या 3 की जगह 6 भी होते हैं, तो सभी प्रतिरोधकों में धारा का जो मान होगा वो एक समान रहेगा। धारा का मान कैसा रहेगा? एक समान होगा। ये पॉइंट अपने पास फिक्स नोट करके रखना है, क्योंकि ये श्रेणी संयोजन एक ऐसा संयोजन, श्रेणी हो या समानांतर हो या मिश्रित हो, और मेनली श्रेणी और समानांतर 2 टॉपिकों के अंदर क्या क्या खासियत है ये तो अपन को बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक यहीं ख़त्म नहीं होंगे। ये टॉपिक अपनी स्टार्ट हुए हैं और पूरी थ्योरी में चलते ही जाएंगे। आज अपन प्रतिरोधकों का श्रेणी संयोजन पढ़ रहे हैं, आगे चल के अपन सेल और बैटरी का श्रेणी और समानांतर और मिश्रित संयोजन पढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो अपने पास कैपेसिटर का श्रेणी समानांतर और मिश्रित, आगे अपन और पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपने पास में इंडक्टर का भी है। तो इस प्रकार से अपने पास और आगे बढ़ेंगे तो सीरीज जनरेटर में वहाँ पे जाएंगे,
या अपन शंट जनरेटर में जाएंगे। तो इस तरीके से अपन आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हर जगह पर अपन को श्रेणी और समानांतर की जरूरत पड़ेगी। तो श्रेणी और समानांतर में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी वैल्यू के बारे में क्या कंसेप्ट चलेगी, ये सारी कंसेप्ट अपन को क्लियर रखनी है। तो पहली कंसेप्ट तो ये क्लियर रखे अपन कि श्रेणी क्रम में या श्रृंखला क्रम में सभी प्रतिरोधकों में धारा का जो मान होगा, अब धारा बोले तो धारा का जो प्रतीक है वो कौन है, आई। धारा का प्रतीक है आई। और अब यदि अपन मात्रक की चर्चा करें तो मात्रक कौन है अपने पास, एम्पियर। और एम्पियर को अपन किससे दिखाते हैं, ऐसे। तो पॉइंट को देखेंगे, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में धारा का जो मान होगा ये कैसा होगा, एक समान होगा। कैसा होगा, ये एक समान। अब अपने पास में प्रतिरोधक चाहे समान मान के हैं या फिर प्रतिरोधक अलग अलग मान के हैं। अपन मान लेते हैं कि ये सारे प्रतिरोधक, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है। अब अपन एक तो अपन आइडिया लगाया कि सभी प्रतिरोधक हैं ये सभी समान मान के, तो एक मोटा सा आइडिया जाएगा, हो सकता है धारा का मान भी एक समान हो। लेकिन इसमें हो सकने वाली कोई बात नहीं है, जो चीज़ जहाँ जैसी होगी उसी को मानना पड़ेगा। यदि ये 2 ओम का है, अपन इसको मान लेते हैं ये 200 ओम का हो जाए, अपन इसको मान ले कि ये 2000 ओम का हो जाए। एक 2 ओम का, एक उससे 100 गुना ज़्यादा है, तीसरा उससे 1000 गुना ज़्यादा है। तो एक 2 ओम, एक 200 ओम और एक 2000 ओम। अब ये अलग अलग प्रतिरोधक है, यहाँ मान इनका अलग अलग है। लेकिन जब धारा का मान की चर्चा आएगी तो धारा का मान सभी प्रतिरोधकों में एक समान आएगा। धारा का जो मान आएगा सभी प्रतिरोधकों में एक समान आएगा। कौन से संयोजन में, श्रेणी संयोजन में। अब अपन यदि बात करें आगे, भाई धारा का जो मान आएगा, मान कितना रहेगा, तो अपन से क्वेश्चन, भाई मान की अपन चर्चा करेंगे, मान कितना रहेगा, तो वो मान तो अपन निकालेंगे। लेकिन उसके लिए भी एक पॉइंट अपन को याद रखना है, दूसरा पॉइंट। तो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान समान होगा। दूसरा अपन पॉइंट याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान हमेशा, लेकिन संयोजन होना चाहिए कौन सा, श्रेणी, तभी हमेशा बात बनेगी। तो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान हमेशा परिपथ की कुल धारा के, परिपथ की कुल धारा, और इस परिपथ की कुल धारा को अपन किससे दिखाते हैं, IT से, के बराबर होता है। तो अब अपने पास में दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखने का ये है कि भाई श्रेणी क्रम में धारा का मान सब में एक समान रहेगा। ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया है। लेकिन मान कितना आएगा, क्या सभी का मान अलग अलग निकालें या एक ही मान से सबके मान निकल जाएंगे, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो दूसरे पॉइंट को फोकस करें तो भाई श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान हमेशा 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 के लिए बोल रहा है ये, ऐसा नहीं है कि इसी परिपथ में होगा, कोई भी परिपथ हो, धारा का मान हमेशा परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा का मतलब IT, तो परिपथ की कुल धारा के क्या आएगा, बराबर। इसका मतलब यदि अपन परिपथ की कुल धारा निकाल लें, इसका मतलब समझें यहाँ कि यदि अपन ने परिपथ की कुल धारा निकाल ली, इसका मतलब सभी प्रतिरोधकों की धारा का मान भी अपने पास आ गया। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में धारा का मान, पहली बात तो एक समान रहेगा, और कितना रहेगा, मान क्या होगा, कितना होगा, तो सब श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में धारा का मान हमेशा परिपथ की कुल धारा के बराबर होगा। यदि अपन इस पूरे परिपथ की कुल धारा निकाल ले तो अपने पास R1 की धारा भी आ जाएगी, R2 की धारा भी आ जाएगी और R3 की धारा भी आ जाएगी। और वो R1, R2 और R3 की धारा का मान हमेशा किसके बराबर आएगा, परिपथ की कुल धारा के बराबर। तो अब अपन पॉइंट को आगे बढ़ाएं। अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, धारा और वोल्टेज, धारा और वोल्टेज ये अपने पास मैक्सिमम टाइम में थोड़े उल्टे टाइप में चलेंगे। तो उल्टे टाइप से मतलब अपन को ये देखना है कि जिस जगह पर धारा का मान एक समान होगा वहाँ वोल्टेज या विभवांतर का जो मान होगा वो अलग अलग होगा, वोल्टेज या विभवांतर का मान अलग अलग होगा। अब अपने पास कई जगह ऐसे पॉइंट आएंगे तो धारा वोल्टेज एक दूसरे के अपन को ऐसा लगेगा कि ये विलोमानुपाती,
कैसा लगेगा कि ये एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं, इनवर्स है, ये व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो अब अपन को तीसरा जो पॉइंट याद रखना है यहाँ पे वो ये याद रखना है कि भाई श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में विभवांतर बोले तो V, या फिर इसको अपन बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप। का मान अलग अलग होता है। तो तीसरा पॉइंट अपन को याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में विभवांतर या वोल्टेज ड्रॉप का जो मान होता है वो अलग अलग होता है। धारा का मान तो सब में एक जैसा रहेगा, धारा का मान तो सब में एक जैसा रहेगा, लेकिन अब यदि I का मान देखें तो ये तो सब में कैसा आएगा, बराबर आएगा, लेकिन प्रतिरोध सबका अलग अलग है। और B बराबर क्या होता है IR। अब धारा का मान तो सबके अंदर एक समान है, लेकिन प्रतिरोध का मान सबका अलग अलग है या अलग अलग हो सकता है। एक समान होगा अपने पास तो सबके वोल्टेज या विभवांतर का मान भी एक समान आएगा। यदि ये सभी 2-2 ओम के होंगे तो सभी का वोल्टेज ड्रॉप भी एक समान होगा। लेकिन अभी जो पॉइंट याद रखना है बेसिकली कि भाई श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में कौन सी राशि का मान अलग अलग होता है, तो अपन को ऑप्शन मिलेंगे धारा, वोल्टेज या विभवांतर आ सकता है अपने पास में। तो अपन को आंसर देना है विभवांतर या वोल्टेज ड्रॉप का मान। तो तीसरा पॉइंट है अपने पास में कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में विभवांतर या वोल्टेज ड्रॉप का जो मान है ये मान कैसा रहेगा, अलग अलग। और ध्यान रखना जिस संयोजन में जो मान अलग अलग है, जिस संयोजन में जिस राशि का मान अलग अलग है उस मान को यदि कुल मान के रूप में पूछा जाए या उसका टोटल मान पूछा जाए तो जो अलग अलग जो मान आए उन सबका योगफल कर देना। तो अब अपने पास में यहाँ तक अपने पास सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि भाई श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में एक तो धारा का मान कैसा होगा, एक समान। इसका जस्ट उल्टा है कि जहाँ धारा का मान एक समान होगा वहाँ वोल्टेज या विभवांतर का जो मान आएगा वो अलग अलग आएगा। तीसरा पॉइंट अपने पास यहाँ पे श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में धारा का जो मान होगा वो कितना होगा, वो होगा परिपथ की कुल धारा के बराबर। अपन ने यदि परिपथ की कुल धारा निकाल ली, इसका मतलब R1 की धारा भी आ गई, R2 और R3 की धारा का मान भी आ गया। R1 में भी धारा परिपथ की कुल धारा के बराबर रहेगी, उतनी ही धारा R2 में रहेगी और उतनी ही धारा R3 में रहेगी। तो अब अपने पास में ये तीनों पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। अब यदि अपन चर्चा करें यहाँ पे समीकरणों की, तो अपने पास में एक तो ये ध्यान रखना है सबसे बेसिक जो समीकरण अपन ने पढ़े थे तो उस त्रिभुज को हमेशा याद रखना। ये त्रिभुज अपने पास कई जगह काम में आएगा। यहाँ पे अपने पास में ऊपर B और नीचे IR। अब अपने के पास ये देखना है भाई कौन सी राशि के मान एक समान है, कौन सी राशि के मान अलग अलग हैं, कौन कौन सी राशि के मान अपन को मिले हुए हैं, कौन कौन सी राशि के मान मिले हुए हैं और कौन सी राशि का मान अपन को ज्ञात करना है। कौन सी राशि का मान ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी राशि के मान अपने पास होने चाहिए, ये सारी कंसेप्ट क्लियर होंगी तो अपन न्यूमेरिकल में आगे बढ़ पाएंगे। और ये बिल्कुल बेसिक के न्यूमेरिकल हैं, जैसे अपन इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD सीख रहे हैं, ऐसे ही थ्योरी के न्यूमेरिकल करने के लिए बिल्कुल ABCD है। तो इनको अपन को पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार अपन यहाँ भी चर्चा कर लें कि जब अपन को किसी जगह का V विभवांतर या वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना होता है तो उस जगह की अपन को I और R की ज़रूरत होती है। I बोले तो अपन को उस जगह की धारा चाहिए, R बोले तो अपन बोलेंगे उस जगह का अपन को प्रतिरोध चाहिए। दूसरा अपने पास यदि I ज्ञात करना है तो I बराबर कौन होता है, B/R, और यदि R ज्ञात करना होता है तो B/I। तो ये तीन समीकरण हो गए अपने पास, I बराबर B/R और B बराबर IR, R बराबर B/I या I बराबर B/R। तो अपने पास में ये तीन समीकरण यहाँ से निकलते हैं। इनको ये बेसिक समीकरण बिल्कुल याद रखना है और इनकी ज़रूरत अपन को बार बार पड़ती रहेगी। तो अब अपने पास एक बार यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक एक बार अपन रिवाइज कर लें। पहली परिभाषा तो क्या बनी
या अपन इसको अब क्वेश्चन के रूप में सारे पॉइंटों को देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा आएगा जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाए। ये भाषा कहाँ लिखी हुई है? क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रथम प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से एवं दूसरे प्रतिरोधक का प्रथम सिरा पहले वाले प्रतिरोधक के दूसरे सिरे से जोड़ा जाए। या परिभाषा ऐसी भी हो सकती है कि प्रथम प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से जोड़ा जाए। तो भाषा को घुमा सकते हैं वो। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रथम प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से जोड़ा जाए एवं दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से जोड़ा जाए, तो उस संयोजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में अपन को इन चारों में से कोई से भी नाम आ सकते हैं। श्रृंखला संयोजन लिखा आ सकता है, श्रेणी क्रम लिखा आ सकता है, सीरीज कनेक्शन लिखा आ सकता है और अपने पास में श्रेणी संयोजन। दूसरे अपने पास में क्वेश्चन ये भी है। पहला क्वेश्चन यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रतिरोधकों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है क्या कहलाता है? तो उसको अपन बोलेंगे श्रेणी क्रम। या अपने पास में क्वेश्चन इधर से आ सकता है कि प्रतिरोधकों के किस संयोजन में धारा के प्रवाह के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग होता है? तो फिर अपन आंसर देंगे श्रेणी संयोजन। क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। हर टॉपिक में हर क्वेश्चन को इसी हिसाब से अपन को पढ़ना है और इसी हिसाब से सीखना है। एक दो वीडियो में अपन इन चीज़ों को नहीं पकड़ पाएँ, लेकिन अपने दिमाग से भी सोचना सीखें कि ये क्वेश्चन उल्टा कैसे बन के आ सकता है। तो उल्टा ऐसे आ सकता है भाई, किस संयोजन में धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग होता है? श्रेणी संयोजन में। या श्रेणी संयोजन में होता है धारा के लिए एक मार्ग, धारा के लिए दो मार्ग, धारा के लिए अनंत मार्ग, धारा के लिए चार मार्ग। तो धारा के लिए केवल एक मार्ग किस संयोजन में होगा? श्रेणी संयोजन में। अगला पॉइंट, प्रतिरोधकों के किस संयोजन में धारा का मान सभी प्रतिरोधकों में एक समान रहता है? तो वो संयोजन भी कौन सा है अपने पास? श्रेणी या श्रृंखला संयोजन अपने पास है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है अपने पास कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों में धारा का मान किसके बराबर होगा? तो अपन को हमेशा आंसर देना है परिपथ की कुल धारा के बराबर। यह क्वेश्चन यहाँ से भी उल्टा बन सकता है। प्रतिरोधकों के किस संयोजन में धारा का मान परिपथ की कुल धारा के बराबर होता है? प्रतिरोधकों के किस संयोजन में धारा का मान परिपथ की कुल धारा के बराबर होता है? तो अपन आंसर देंगे श्रेणी संयोजन में। तीसरा अपने पास पॉइंट है, अब जितने भी पॉइंट हैं ये मान के चलना कि ये सारे क्वेश्चन हैं। अपने पास आ गया भाई श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में विभवांतर या वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है। ये ऐसी वो उसने क्वेश्चन में लिख दिया। अब उसने यहाँ श्रेणी को हटा देगा, अपन को दे देगा किस क्रम में या किस संयोजन में, किस क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में विभवांतर या वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन बन गया। तो अपन आंसर देंगे यहाँ पे श्रेणी क्रम या श्रृंखला संयोजन या सीरीज कनेक्शन। तो अपने पास इन पॉइंटों को कंफर्म याद रखना, ये बहुत काम आने वाले पॉइंट हैं। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में इसी में काम में नहीं आएंगे, आगे आने वाले 5-6 टॉपिक है जहाँ पर इनकी अपन को बार बार ज़रूरत पड़ेगी कि भाई यहाँ धारा का मान सीरीज आप मोटर पढ़ोगे, अब वहाँ तुम पढ़ोगे भाई अपने पास वहाँ पे एक तो तुम पढ़ोगे आइए आर्मेचर धारा, एक तो क्या पढ़ोगे आइए। तो ये आर्मेचर धारा अब आप अपने पास वहाँ पे एक फील्ड वाइंडिंग या जिसको अपन ISC के नाम से बोलते हैं, तो अपन वहाँ सीधा एक समीकरण पढ़ेंगे IA बराबर ISC, और फिर अपने पास अपन पढ़ेंगे IL। इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन आते हैं कि भाई IA ISC IL। तो अपने पास ये IA बराबर ISC का मतलब क्या है? क्योंकि अपने पास जहाँ सीरीज मोटर या सीरीज जनरेटर पढ़ेंगे वहाँ आर्मेचर धारा और सीरीज फील्ड की जो धारा का मान है ये बराबर होता है। क्योंकि धारा का मान इन दोनों बराबर क्यों होता है? क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। श्रेणी संयोजन और समानांतर संयोजन दोनों को कंसेप्ट यदि क्लियर है तो अपन को आगे आने वाले टॉपिक में बहुत सुविधा मिलेगी।
ऐसा नहीं है कि उनको अपन नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ेंगे तो अपन है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करनी है। तो 2 संयोजन तो कम से कम कंफर्म होने चाहिए, और जब तुम दोनों को इनको कंफर्म कर लोगे तो मैं वादा करता हूँ तीसरा संयोजन तो अपने आप ही क्लियर हो ही जाएगा। तो 2 ही पढ़ने ढंग से, दोनों के ही पॉइंट याद रखने हैं। और मेन पॉइंट एक श्रेणी संयोजन में सभी में धारा का मान एक समान होगा, समांतर में वोल्टेज का मान एक समान होता है। श्रेणी संयोजन में विभवांतर या वोल्टेज ड्रॉप का मान अलग अलग होता है, लेकिन समांतर में जाएंगे तो वहाँ विभवांतर या वोल्टेज ड्रॉप का मान सबके अंदर एक समान होता है। अपने पास दूसरा ये एक बीच में पॉइंट है भाई कितना होगा, तो धारा का मान श्रेणी क्रम में कितना होगा, तो श्रेणी क्रम में चाहे प्रतिरोधक 1 लग रहा है, चाहे 10 लग रहे हैं या 100 लग रहे हैं, सभी में धारा का मान परिपथ की कुल धारा के बराबर आएगा। समांतर में जाएंगे तो वहाँ अपने पास वोल्टेज ड्रॉप का मान सभी प्रतिरोधकों में कितना होगा, तो वो स्रोत वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये पॉइंट ऐसे हैं कि ये अपन को बार बार अपन को परेशान करेंगे, तो इन पॉइंटों को अपन को क्लियर करना है और बार बार इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तो आगे सीरीज मोटर सीरीज जनरेटर को रट तो सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात में जो मज़ा है वो मज़ा नहीं आएगा। और मज़ा लेना है तो इन दोनों को क्लियर कन्फर्म पढ़ना है। चलो अब इनसे संबंधित अपने पास में न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और न्यूमेरिकल में अपन से ये 3 चीज़ें हैं, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। तो ये देखो अपने पास ये लिखा हुआ आएगा, तो अपन को यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि प्रतिरोध यदि दे रखे हैं तो प्रतिरोध का मान तो अपन को मिला हुआ ही है, तो प्रतिरोध तो कहीं अपन को ज्ञात करना है नहीं है, प्रतिरोध तो अपन को ज्ञात करना ही नहीं है। क्योंकि प्रतिरोध तो अपन को मिलेगा भाई R1 2 ओम का है, R2 200 ओम का है, या R3 2000 का, या फिर अपन कोई भी यहाँ अपन वैल्यू ले लेते हैं, जरूर नहीं अपन 2 ही लें, अपन इन वैल्यू को अलग अलग लेते हैं। और एक कंडीशन वो होगी जब अपन वैल्यू को एक समान लेंगे। 2 टाइप के न्यूमेरिकल अपन यहाँ पढ़ेंगे कि भाई अपने पास ये जब अलग अलग मान के होंगे तब तो अपन क्या करेंगे, और जब ये एक समान मान के होंगे तो अपन कैसे करेंगे, और अलग अलग मान के होने पर और एक समान मान के होने पर राशि जो आती है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपन मान लेते हैं भाई इसको अपन 2 ओम का है, इसको अपन 4 ओम का मान लेते हैं, इसको अपन 8 ओम का मान लेते हैं। कितना मान लिया अपन ने, एक 2 ओम का, एक 4 ओम का और एक 8 ओम का, हो गए 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम। कोई भी XYZ अपन सबको 2-2 ओम का भी ले सकते हैं, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, ऐसे भी ले सकते हैं। अब अपने पास में चलो अपन आगे चर्चा करते हैं। समीकरण की यदि बात करें कि अपन को श्रेणी क्रम पढ़ना है तो कौन कौन से समीकरण की अपन को आवश्यकता होगी। तो अब अपने पास में सबसे पहला समीकरण इन परिभाषाओं में ढूंढो, सबसे पहला समीकरण परिभाषाओं में ढूंढना है। पहली यहाँ देखें अपने पास है तो 2 तो ये परिभाषा होगी। इन पॉइंटों पे देखें श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान कैसा होगा, एक समान, लेकिन वो मान कितना होगा, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान हमेशा परिपथ की कुल धारा के बराबर होगा। तो अपन को धारा तो चाहिए, लेकिन अपन को क्या चाहिए, वो परिपथ की कुल धारा चाहिए। धारा तो चाहिए लेकिन वो अपन को परिपथ की कुल धारा चाहिए, तो इसको अपन बोलते हैं IT। तो अपने पास में एक समीकरण तो ये याद रखना है कि जब भी अपन को IT निकालनी पड़े तो I बराबर होता है B/R, I बराबर तो होता है B/R, लेकिन अपन को परिपथ की कुल धारा चाहिए IT, तो अपन को कुल वोल्टेज चाहिए तो उसको अपन दर्शाएंगे VT से, और कुल प्रतिरोध चाहिए तो उसको अपन दर्शाएंगे RT से। तो एक समीकरण तो अपने पास ये हो गया, तो IT बराबर BT/RT। अब अपने पास में IT का मान तो तब आएगा जब कुल वोल्टेज होंगे और कुल प्रतिरोध होगा। भाई अपन को सबसे पहले धारा का पता लगाना है, और धारा के लिए तो अपन को परिपथ की कुल धारा चाहिए, और परिपथ की कुल धारा के लिए कुल वोल्टेज होने चाहिए और कुल प्रतिरोध होना चाहिए, तब जाके अपन किसका मान ज्ञात कर पाएंगे, IT का। तो अपने पास में एक और पॉइंट अपन चौथा यहाँ लिख देते हैं, ये किरचॉफ का दूसरा नियम जिसको अपन बोलते हैं KVL, जिसको अपन क्या बोलते हैं, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार क्या होता है, किसी बंद DC परिपथ में, किसी बंद DC परिपथ में अलग अलग घटकों के द्वारा किए गए वोल्टेज ड्रॉप का योगफल
किए गए वोल्टेज ड्रॉप का योगफल, योगफल बोले तो कुल वोल्टेज, अलग अलग घटकों के द्वारा किए गए वोल्टेज ड्रॉप का योगफल हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। और यहाँ स्रोत वोल्टेज अपने पास कितना है, 12। तो हमेशा ध्यान रखना, तो किरचॉफ वोल्टेज नियम क्या कह रहा है, तो किसी बंद डीसी वैद्युतिक परिपथ में अलग अलग, यहाँ अपन प्रतिरोधक नहीं लिखेंगे क्योंकि नियम लिखने केवीएल का, अलग अलग घटकों, और घटक के रूप में वो रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग घटकों के द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप हमेशा, यहाँ भी पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट भी हमेशा स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है, स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। तो अपने पास में केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कह रहा है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम कह रहा है किसी बंद डीसी वैद्युतिक परिपथ में अलग अलग घटकों के द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप। तो अलग अलग घटक कर रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप, यदि उन सबको अपन योगफल कर दे तो वो कुल वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो अलग अलग घटकों के द्वारा किए गए वोल्टेज ड्रॉप का योगफल भी आएगा। वोल्टेज ड्रॉप का योगफल हमेशा किसके बराबर होता है, स्रोत वोल्टेज के बराबर। अब स्रोत वोल्टेज यहाँ 12 है, इसका मतलब अपने पास में बीटी का जब मान ज्ञात करने की चर्चा आए तो बीटी बराबर सीधा याद रखना है कि किसी भी कनेक्शन में, चाहे वो श्रेणी पढ़े या समांतर पढ़े, जब बीटी का मान निकालना हो तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, अपन को सीधे सीधे किसके वोल्टेज लेने होते हैं, स्रोत वोल्टेज। जब भी बीटी, चाहे वो अपन श्रेणी क्रम में निकालें या समानांतर क्रम में निकालें या मिश्रित क्रम में निकालें, कोई सा भी संयोजन हो प्रतिरोधकों का, श्रेणी, समांतर और मिश्रित, तीनों में से सीरीज, पैरेलल और मिक्स कोई सा भी कनेक्शन है, इस बीटी का मान अपन को निकालना होता है। केवल बीटी ही पूछे अपन से डायरेक्ट कि भाई इसमें कुल वोल्टेज ड्रॉप कितने होंगे, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। बीटी का मान, वोल्टेज ड्रॉप का मान हमेशा किसके बराबर आएगा, स्रोत वोल्टेज के बराबर। तो एक मान तो आ गया अपने पास किसका, बीटी का। अब अपन को आईटी याद करनी है तो बीटी का मान चाहिए, तो बीटी का तो आ गया। अब अपन को मान किसका चाहिए, आरटी का। अब आरटी का, आरटी बोले तो कुल प्रतिरोध, आरटी बोले तो टोटल रेजिस्टेंस, और आरटी का मान ज्ञात करना है तो श्रेणी क्रम में कौन सा समीकरण काम में आता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है भाई श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का जो समीकरण है वो क्या है। तो अपने पास में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सीधा कि भाई श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध, ज्ञात करने का समीकरण या सूत्र क्या है। तो अपने पास में ये समीकरण है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 का मतलब है यदि R4 भी होता तो उसको भी ऐसे ऐड करते, R5, R6, R7 जितने भी होते उनको अपन इसी तरीके से लिखते और सबका क्या करते, योगफल। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का जो समीकरण बनेगा वो कौन सा बना, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अपने पास एक दूसरा समीकरण भी है जहाँ पर लिखेंगे RT बराबर N, RT बराबर NR, RT बराबर NR। ये भी समीकरण है, श्रेणी क्रम में ही है। श्रेणी क्रम में दो समीकरण हो गए अपने पास कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के। अब दो के बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये अपने पास समीकरण कब काम करता है और ये कब काम करता है। तो इन दोनों को पहचान लो। यदि प्रतिरोधक समान मान के हैं, यदि प्रतिरोधक समान मान के, या फिर अपन बोल सकते हैं असमान मान के।
ये कंडीशन है यदि प्रतिरोधक अपने पास समान मान के हैं या असमान मान के। यहाँ देख रहे थे ये असमान मान के हैं, हो सकता है ये सभी 8-8 ओम के होते या हो सकता है ये सभी 2-2 के या सभी 10-10 ओम के होते। यदि प्रतिरोधक समान मान के हैं या प्रतिरोधक असमान मान के हैं, दोनों कंडीशन में काम करता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन RT बराबर NR कब काम करेगा? केवल समान मान के प्रतिरोधकों के लिए, केवल समान मान के प्रतिरोधकों के लिए। समान मान के प्रतिरोधक है और उनका यदि कुल प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है, केवल और केवल याद रखना है, केवल समान मान के प्रतिरोधक है और उनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो अपन इस समीकरण को काम में ले सकते हैं। इसको काम में नहीं लेना चाह रहे तो ये भी काम करेगा, लेकिन जब अलग अलग मान के होंगे तो केवल यही काम करेगा, अलग अलग मान में ये काम नहीं करेगा। ये काम करता है केवल कब? जब समान मान के प्रतिरोधक हों और श्रेणी क्रम में जुड़े हों। अब अपने पास में कौन सी राशि का मान अपने पास यहाँ पर अलग अलग है? कौन सी राशि का मान अलग अलग है प्रतिरोधकों में? तो ये पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं भाई, सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान एक समान होगा, धारा का मान एक समान होगा। और ये भी पढ़ चुके हैं कि सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान परिपथ की कुल धारा के बराबर होगा। तो अलग अलग मान किसका होगा? तो अपने पास में ये पॉइंट भी पढ़ लिया कि अपने पास में अलग अलग जो मान हैं किसका होगा? विभवांतर का। विभवांतर को अपन किससे दर्शाते हैं? B से। तो अपने पास में कुल वोल्टेज ड्रॉप, तो VT बराबर अपन से जब पूछे तो VT का मान सब में अलग अलग आएगा, VT का मान सब में अलग अलग आएगा। अब उसका यदि अपन से योगफल या कुल पूछे तो उस अलग अलग का क्या करेंगे? अपन जोड़ करेंगे, उसका योगफल करेंगे, सबको अपन जोड़ देंगे। तो अपन मान लो R1 का वोल्टेज ड्रॉप उसको अपन बोलते हैं V1, R2 का वोल्टेज ड्रॉप जिसको अपन बोलते हैं V2, R3 का वोल्टेज ड्रॉप V3। यदि R4 भी यहाँ लगा होता तो अपन यहाँ लिखते हैं V4, R5 होता तो अपन यहाँ लिखते हैं B5। आगे जितने भी हैं उनको अपन को इसी तरीके से जमाना है और उनका टोटल करना है। अभी अपन 3 को ले रहे हैं क्योंकि अपने पास में परिपथ में केवल 3 प्रतिरोधक है। तो कुल श्रेणी क्रम में कुल वोल्टेज ड्रॉप VT ज्ञात करने का समीकरण क्या है? तो VT बराबर B1 प्लस B2 प्लस V3। तो इस तरीके से अपने पास में अब समीकरण हो गए। अब यदि अपन आगे एक समीकरण अपन ने नीचे भी लिख दिया है तो उसको भी अपन यहीं लिख लेते हैं। एक होता IT बराबर होता है BT बटे RT। तो अपने पास में तीसरा समीकरण ये और चौथा समीकरण ये 4 समीकरण पढ़ लिए तो श्रेणी संयोजन में या श्रेणी क्रम में कोई भी न्यूमेरिकल अपन से बच के जाने वाला नहीं है। यदि ये 4 समीकरण अपन ने याद कर लिए और जो भी मान निकलेंगे वो इन 4 से ही निकलेंगे। हो सकता है 4 में अपन से किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में समीकरण ही पूछ ले, भाई इसका समीकरण क्या होता है? अपन से कुल वोल्टेज ड्रॉप या कुल विभवांतर का अपन से समीकरण पूछ लेगा तो अपन को समीकरण याद होना चाहिए। समीकरणों में भी देखो अभी बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें क्लियर कर लिए अपन। यदि किसी जगह I लिख रहे हैं अपन तो I बराबर क्या होती है? धारा, और धारा ये किस में आएगी? एम्पियर में। अपन कहीं B लिख रहे हैं इसका मतलब विभवांतर, या इसी को अपन बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप। और ये किस में आएगा? ये आएगा वोल्ट में, धारा आएगी एम्पियर में। R कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब अपन वहाँ पे किसका मान देख रहे हैं? प्रतिरोध का। और ये मान अपन को किस में होगा? ओम में। अब इनके साथ में यदि T लगता है, जैसे अपन ने I के साथ T लगा दिया तो ये हो गई अपने पास परिपथ की कुल धारा। और ये भी अपने पास किस में आएगी? एम्पियर में। अपन के पास B के साथ T लगा दिया, BT अपन जब बोलेंगे तो ये आएगा परिपथ का कुल विभवांतर या वोल्टेज ड्रॉप।
परिपथ का कुल विभवांतर या वोल्टेज ड्रॉप, और ये किस में आएगा, ये आएगा वोल्ट में। अपन को यदि RT लिख दिया कहीं तो RT बराबर परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक है अपने पास ओम। तो अपने को यहाँ पे ये 3 चीज़ें तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं बेसिक में। अब ये 3 चीज़ें नहीं आई तो इन तीनों को भी अपन को समझना है। तो I धारा एम्पियर में, B विभवांतर वोल्टेज ड्रॉप वोल्ट में, R प्रतिरोध ओम में। IT हो गया, इसका मतलब अपन से परिपथ की कुल धारा पूछना चाह रहा है। BT का मतलब परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप, और RT का मतलब परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो अपन को यहाँ समझना है कि यहाँ ये RT है, ये RT का मतलब ये परिपथ का कुल प्रतिरोध है। BT का मतलब परिपथ का कुल वोल्टेज ड्रॉप है। IT का मतलब परिपथ की कुल धारा है। अब अपन यदि इसके न्यूमेरिकल्स देखें तो यदि न्यूमेरिकल में अपन चले तो इनको अपन अब मिटा देते हैं और अपने तो चलो दोस्तों, न्यूमेरिकल अपन करना चाह रहे थे लेकिन बोर्ड पूरा भर गया है और इस वीडियो में इतना ही बहुत है। न्यूमेरिकल के लिए दूसरा पार्ट आ रहा है, बिल्कुल तैयार रहे। पार्ट 2 के अंदर आपको ये सारे समीकरण, ये सारे पॉइंट जितने अभी अपन ने पढ़े, जब अपन न्यूमेरिकल हल करेंगे तो जितने पॉइंट अपन ने लिखे हैं, समझे हैं, ये सारे पॉइंट क्लियर कर करके देखने हैं कि क्या वास्तव में R1 में धारा का मान परिपथ की कुल धारा के बराबर है या कम ज़्यादा आता है। तो उनको अपन को प्रैक्टिकली करके देखना, उनकी वैल्यू निकाल के चेक करनी है। और ये सारे समीकरण कहाँ लगेंगे कहाँ नहीं लगेंगे, इनको भी अपन को देखना है। तो इस वीडियो में इतना ही बहुत। तब तक के लिए नमस्कार, और लगातार वीडियो देखते रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते रहें, जिससे हमारा भी जोश बराबर बना रहे।